हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जय सीताराम, जय बिहार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिंह में। दोस्तों, ये है आधुनिक भारत एस.के. पांडे सर की बुक का मेरा वीडियो एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 71st पीटी में अब 60 दिन से भी कम समय बचा है और मैं आपको इतिहास के साथ साथ बिहार मैंने करा दिया है और अभी उसके 4 वीडियो आ चुके हैं। मई जून अभी बचा हुआ है। इसके अलावा मैंने सोचा कि हिस्ट्री भी आपके साथ में चलनी चाहिए। 25 क्वेश्चंस का मेरा 2 वीडियो आ चुका है और इसी कड़ी में आज मैं एस.के. पांडे सर की जो सीरीज मैंने शुरू की है उसका दूसरा वीडियो है। दोस्तों, ये मैंने कहा है दोस्तों आपसे कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा जो हिस्ट्री का सोर्सेज है, जितने भी स्टैंडर्ड सोर्सेज है, वहाँ से आपको कराया जा सके और 30 जो पूछता है बीपीएससी हिस्ट्री उसमें से 25 क्वेश्चन आपके बन जाए। मेरा ये, मैं 30 में 30 का दावा नहीं करती दोस्तों, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 30 में 25 आपका बन जाए। इसीलिए इस सीरीज में मैं आगे बढ़ती हूँ और हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, कल हमने डच तक पढ़ लिया था, आज हम अंग्रेज पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि भारत में जो अंग्रेज आए वो डचों के बाद आए। ठीक है, ये आपको पता है, पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले ही हो चुकी थी। हम जानते हैं कि डच कंपनी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1602 में। ठीक है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1600 में ही हो गई है, तो पहले ही हो चुकी थी। सितंबर 1599 यानी कि 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, एक सभा होती है, इसमें कुछ पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गईं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी गठित किया। यानी कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो देख रहे हैं दोस्तों, उसकी आधारशिला मूल रूप से कब रखी गई थी? लंदन में रखी गई थी 1599 में। ये जो कंपनी थी उसका नाम रखा गया दोस्तों गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बहुत ही लंबा नाम है, गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। तो लंदन रहेगा दोस्तों, तो आपको समझ लेना है क्योंकि इन चीज़ों को कोड कर लेना है। इंग्लैंड की महारानी उस समय कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। अब ये आती हैं 31 दिसंबर और 1600 को एक आज्ञा पत्र देती हैं और 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर देती हैं। इस तरह से दोस्तों देखें तो 31 दिसंबर 1600 को यही गवर्नर ऑफ एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट जाके ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो भारत में जो ब्रिटिश कंपनी थी, अंग्रेज थे, उनकी कंपनी बन जाती है। ये कंपनी जो था इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। ठीक है, इसे कंपनी में शामिल सौदागरों की आम सभा द्वारा चुना जाता था। यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाई। तो आपको बाद में, आप जानते हैं कि बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, तो ये यहीं से इसका शुभारंभ होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब आता है कि 1609 का चार्टर। अब हम देखते हैं बहुत जगह 1609 चार्टर का उल्लेख नहीं किया गया है, हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जेम्स प्रथम उसके उत्तराधिकारी और इंग्लैंड के सम्राट हुए। ठीक है, अब आता है 1609 का साल। 1609 में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त कर लिया है और अब इसके बाद क्या हो रहा है कि कंपनी विशेषाधिकारों को अब शाश्वत, मतलब हमेशा के लिए अपने बना लिए, शाश्वत बना लिया। किंतु अभी भी व्यवसाय के राज सत्ता के लिए लाभप्रद होने की स्थिति में 3 वर्ष की पूर्व सूचना पर कंपनी को समाप्त किया जा सकता था। अभी भी कंपनी के ऊपर शासन था। सम्राट ने सन 1615 और 1624 के पश्चिमावर्ती चार्टरों द्वारा प्रदत्त दंडाधिकार से कंपनी की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ। 1601-12 तक कंपनी के मुनाफे की दर 20% रही। कितने प्रतिशत रही? 20% वो मुनाफा हर साल कमा रही थी। 1612 में कंपनी ने 2 लाख पाउंड की पूंजी पर 1 लाख पाउंड मुनाफा हुआ, यानी 2 लाख उन्होंने पाउंड पूंजी लगाया और 1 लाख पाउंड मुनाफा हुआ। पूरी 17वीं शताब्दी के दौरान मुनाफे की ऊंची दर रही। किसी भी गैर सदस्य को पूर्व के साथ व्यापार करने या मुनाफे में हिस्सा नहीं दिया जाता था। जो भी इस कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं था उसको इस पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति थी ही नहीं। ठीक है, कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को कर्ज के रूप में 1,70,000 पाउंड दिए, बदले में संदों की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त की।
जिसके द्वारा पुराने विशेषाधिकारों की पुष्टि कर दी गई। ठीक है, और उसे किले बनाने, सेनाएं रखने, पूरब की शक्तियों के साथ युद्ध और संधि करने तथा न्याय करने का अधिकार दिया गया। देखिए कंपनी क्या कर रही है, जब वहाँ पे चार्ल्स द्वितीय को 1,70,000 का दे रही है कर्जा, तो वहाँ से वो बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त कर रही है। अब आगे चलते हैं, और ये विशेषाधिकार का प्रयोग वो भारत में कर रही है। अब देखिए कंपनी के एकाधिकार के बावजूद अनेक अंग्रेज जो थे वो एशिया के साथ व्यापार करते रहे। ठीक है, कंपनी को व्यापार मतलब विशेषाधिकार मिला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे वहाँ के अंग्रेज भी थे, वो भी अपना इंडिविजुअल तौर पे यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपना व्यवसाय कर रहे थे, अपने को स्वतंत्र सौदागर कहते थे, जबकि कंपनी उन्हें दस्तंदाज कहती थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखना है कि दस्तंदाज एक टर्म है। वो टर्म क्या है, तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था एकाधिकार, उसके बावजूद जो लोग भी स्वतंत्र रूप से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते थे उनको दस्तंदाज कहती थी कंपनी। ठीक है, अब 1688 आता है, और 1688 में इंग्लैंड में क्रांति होती है, जिसमें जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट दिया गया और विलियम तृतीय और बीबी मैरी को संयुक्त शासक बना दिया गया। 1688 का क्या होता है, तो इंग्लैंड में क्रांति होती है। इंग्लैंड में क्रांति कब होती है, 1688 में। जेम्स द्वितीय यहाँ पे राजा रहता है, हटा दिया जाता है उसको, और विलियम तृतीय और उसकी बीबी मैरी को शासक बना दिया जाता है। अब इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड की संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। मतलब इसके पहले तो राजाशाही चल रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब हो गया कि अब संसद जो कहेगी वो राजा को मानना पड़ेगा। इस संपूर्ण घटनाक्रम ने कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ह्विग पार्टी, एक पार्टी थी ह्विग पार्टी, जो सत्ता में आई, वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि सिर्फ एक ही कंपनी को एकाधिकार मिले। फलतः इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया। इस प्रकार दोनों कंपनियों ने सुदूर पूर्व में व्यापार जारी रखा। देखिए अब ह्विग पार्टी जब आई तो उसने कहा नहीं, क्यों एक ही कंपनी क्यों करेगी वहां पे व्यापार, तो उसके समर्थन से वहां पे एक न्यू कंपनी बन गया, और इस तरीके से अभी दोनों कंपनी सुदूर पूर्व में इंडोनेशिया, भारत इस समय व्यापार करने लगी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों से किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। पहले वाली जो कंपनी थी जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, वो किसी भी हाल में अपनी न्यू कंपनी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। अब इसने क्या किया, अपने अधिकार जो इसको मिला हुआ था उसका प्रयोग करते हुए न्यू कंपनी के रेड ब्रिज नामक व्यापारिक जहाज को रोक दिया। कौन सा जहाज था, रेड ब्रिज। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसके बाद क्या होता है, 19 जनवरी 1694 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक संसद कानून द्वारा मनाही न करे तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिकों को पूरब के साथ व्यापार करने के बराबर अधिकार होंगे। वाह, अब देखिए यहाँ पे संसद बीच में आती है और उसने कहा कि नहीं, अब एक प्रस्ताव पारित किया कि अब जब तक संसद नहीं मना करेगी तब तक कोई भी नागरिक चाहे तो पूर्व के साथ व्यापार कर सकता है। इसके बावजूद दोनों कंपनियां व्यापार विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थीं। ठीक है, अब देखते हैं। अब इंग्लैंड की सरकार द्वारा सन 1698 में वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यापार विशेषाधिकार को नीलामी पर लगा दिया गया। अब सरकार ने कहा कि ठीक है, व्यापार विशेषाधिकार चाहिए आपको, तो चलिए अब नीलामी करते हैं, क्योंकि वहां पे वित्तीय संकट आ गया था 1698 में ब्रिटेन में। न्यू कंपनी ने 20 लाख पौंड, जो दूसरी कंपनी बनी थी, 20 लाख पौंड का ऋण देकर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, यद्यपि न्यू कंपनी को राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त था, किंतु वह व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पुरानी कंपनी के कुशल और अनुभवी प्रतिद्वंदी का मुकाबला करने में असमर्थ थी। ठीक है, इसको बहुत सारा संसद का समर्थन प्राप्त था। 20 लाख पौंड में इसने व्यापार का अधिकार खरीद भी लिया, लेकिन इसके बावजूद जो पुरानी कंपनी जिस तरह से बिजनेस करती थी, व्यापार करती थी, उतना कुशल ये कंपनी नहीं थी। इसीलिए क्या हुआ कि न्यू कंपनी को असाधारण हानि हुई। न्यू कंपनी जो थी उसको बहुत ही बड़ी हानि हुई। अब न्यू कंपनी के समक्ष इस कठिनाई से मुक्त होने का एकमात्र विकल्प पुरानी कंपनी से समझौता करना था। अब एक आते हैं लॉर्ड गोल्डोफिन, और ये हस्तक्षेप करते हैं और दोनों कंपनियों यानी कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट और न्यू कंपनी के बीच समझौता करा देते हैं। कौन कराते हैं, लॉर्ड गोल्डोफिन। कहानी आगे बढ़ती है। 1694 आता है। 1694 का हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 में 2 अन्य नई कंपनियां भी बनती हैं, जिसका नाम है जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। अब टोटल दोस्तों 4 कंपनी हो गई, आपको ध्यान देना है। पहली कंपनी कौन थी
पहली कंपनी थी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ठीक है। दूसरी कंपनी न्यू कंपनी, और तीसरी बनी 98 में जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इस तरह से 4 कंपनियां हो गई। अब इन दोनों कंपनियों ने भी, ये जो नई बनी है, ने भी 1702 में पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव किया। अतः 1708 आता है और फाइनली जाकर इन दोनों नई कंपनियों का भी मूल कंपनी में विलय हो जाता है। इस प्रकार 1688 में बनी न्यू कंपनी, 1698 में बनी जनरल सोसाइटी और तथा 1698 में ही बनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनियां 1708 में मूल कंपनी से संयुक्त हो गई। और अब उसके बाद मतलब 4 कंपनियां बनी है पीछे। तो पूछा जा सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बाद में अब देख रहे हैं उसके पीछे कितनी कंपनियां हैं, तो 4 कंपनियां हैं। पहली तो आपको पता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, और दूसरा है आपको न्यू कंपनी, तीसरा है जनरल सोसाइटी, चौथा है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, और लास्ट में 1708 में सबका विलय होता है। 1708 में एक नई कंपनी बनती है। सबका विलय होने के बाद नाम रखाता है इसका द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कंपनी का यह नाम 1833 तक यही रहा, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम 1833 तक रहा, लेकिन 1833 में एक चार्टर आया और इसका नाम छोटा कर दिया गया, जिसका नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सारी जो कहानी है दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन, उसके नामकरण और उसके अस्तित्व में आने तक की पूरी कहानी है जो इसके पीछे है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का एक लंबा प्रोसेस रहा है, तो वो आपको याद करना है। अब देखते हैं हम कंपनी की क्या क्या व्यापारिक सफलताएं नहीं, ठीक है। अंग्रेज कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा, मलक्का के लिए हुई, जिनका उद्देश्य था मसाले के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना। 1601 में कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। भारत में व्यापारी कोठियां कायम करने का पहला प्रयास 1608 में हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, नामक अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आके रुका। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। दोस्तों, इंडोनेशिया वाला तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने हर वीडियो में अपने ये बताया है। तो 1601 से इधर अपना उन्होंने यात्राएं शुरू कर दी। मसाला का व्यापार उनका मेन काम था, और सब भारत में पहला प्रयास जो हुआ व्यापारी कोठी स्थापित करने का 1608 में हुआ। कैप्टन हॉकिंस आता है, उसके जहाज का नाम क्या है, हेक्टर, आपको एकदम से याद रखना है। 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आके वो रुकता है, और ये पहला ऐसा अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस जो समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। हॉकिंस में एक खूबी थी, वो तुर्की भाषा बोल सकता था। इसीलिए जब वो अकबर के दरबार में अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा, दरबार में उसने फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे 400 मनसब प्रदान किया। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में तो अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगीज के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। देखिए, अब जब हॉकिंस जो था उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी कि वो आपको तुर्की भाषा बोल लेता था, फारसी बोल लेता था। इसीलिए जब वो अकबर के नाम का पत्र लेकर जेम्स प्रथम के द्वारा का दूत बनकर जब वो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, चूंकि अकबर की मौत तो 1605 में हो जाती है, तो 1608 में जब वो पहुंचता है तो जहांगीर में उसके फारसी भाषा से प्रभावित होता है और उसको 400 का मनसब प्रदान करता है। ठीक है, हॉकिंस जहांगीर से सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन पहले पुर्तगालियों के विरोध और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति ज्यादा दिन नहीं चलती है और ये रद्द हो जाती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि अब आता है 1611 का साल और इसमें आता है कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन जो है वो अब पुर्तगालियों से बदला लेना चाहता है, और इसीलिए क्योंकि पुर्तगाली अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे भारत में। तो कैप्टन मिडल्टन 1611 में क्या करता है कि स्वाली एक जगह है, वहां पे पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त करता है, और पुर्तगालियों को परास्त करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित होता है और 1613 में उसे अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे देता है। देखिए,
मेन काम तो कैप्टन मिडल्टन करता है 1611 में आके, जब पुर्तगालियों से अपना बदला निकालता है, और इस बदले में क्या करता है, स्वाली के निकट युद्ध होता है और वो अपने पुर्तगाली जहाजी बेड़े को जो है परास्त करता है। यहीं से उनको मिल जाती है जहांगीर प्रभावित हो जाता है अंग्रेजों से। अब इसके पहले 1611 में मसूलीपट्टनम जो जगह है वहां पर भी एक व्यापारिक कोठी कायम करने की कोशिश अंग्रेजों ने की थी। यह गोलकुंडा राज का बंदरगाह था। स्थानीय रूप से बुने हुए फुटकर बेचने के कपड़े को खरीद कर फारस और बॉन्टम यहाँ से वो लोग भेजते थे, लेकिन यहाँ डचों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रुपयों की मांग करने लगे। इन बातों से तंग आकर अंग्रेजों ने 1626 में अरमा गांव में दूसरी कोठी खोली। अरमा गांव पुलिकट की डच बस्ती के कुछ मील उत्तर था। यहाँ भी उन्हें विविध असुविधाओं का सामना करना पड़ा। देखिए, एक उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में पहले खोल रखी थी, लेकिन वो चली नहीं। डचों का विरोध होने लगा, स्थानीय अधिकारियों का करप्शन बढ़ गया। फिर 1626 में अरमा गांव में खोली, वहां पर भी उनको कुछ असुविधाएं होने लगी, सामना करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने फिर से अपना ध्यान मसूलीपट्टनम की ओर फेरा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहला फरमान दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अनुसार 500 पैगोडा उनको सालाना देना था और गोलकुंडा राज के बंदरगाहों का वो स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की आज्ञा उनको मिल गई। ये शर्तें 34 में के एक दूसरे फरमान से दोहरा दी गई, किंतु इस अंग्रेज व्यापारियों का स्थानीय अधिकारियों की मांग से पिंड नहीं छूटा। इसीलिए वे एक प्रकार के अधिक लाभप्रद स्थान की खोज में लगे रहे। सन 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। वहां एक किलाबंद कोठी बनाई। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। फोर्ट सेंट जॉर्ज शीघ्र ही कोरोमंडल समुद्र तट पर अंग्रेजी बस्तियों के मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम से आगे निकल गया। चूंकि वहां पे सबसे पहले तो याद रखना है, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहला गोल्डन फरमान दिया था। किसको? अंग्रेजों को। यहीं से अंग्रेजों की उन्नति शुरू होती है और इनको सिर्फ 500 पैगोडा सालाना देना था। अब देखिए 34 में दूसरा फरमान द्वारा इसको दोहरा भी दिया गया, लेकिन वहां पे जो स्थानीय अधिकारी थे वे अंग्रेजों को बहुत परेशान कर रहे थे। इसीलिए ये अपने लिए एक अच्छे लाभप्रद स्थान की खोज में थे और वो स्थान इनको मिला 1639 में, जब इन्होंने मद्रास को पट्टे पर ले लिया। किससे लिया? फ्रांसिस डे ने लिया चंद्रगिरी के राजा से, और वहां पे इन्होंने अपनी एक कोयलाबंद कोठी बना ली और उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, आगे आते हैं। अब 1615 आता है और 1615 में अब आता है सर टॉमस रो। कौन आता है? सर टॉमस रो। और ये जहांगीर के दरबार में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। ठीक है, देखिए अब 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। 1623 तक बहुत मजबूत हो गए थे अंग्रेज। 30 में मैड्रिड की संधि हुई, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को अंत करने का निश्चय किया। मैड्रिड की संधि कब हुई दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, 1630 में हुई। और किसके किसके बीच हुई? अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुई। ठीक है, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच होती है। 1634 में सूरत कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष और गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा भारतीय व्यापार में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के व्यापारिक सहयोग को सुरक्षा प्राप्त हुई। 1642 में पुर्तगाल के शासक जॉन चतुर्थ ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम से सूरत गोवा समझौते की पुष्टि करते हुए दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार के स्थानापन्न एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1642 में दोनों देशों के राजाओं के बीच संधि होती है। 1661 में इंग्लैंड के राजा, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है। 1661 में इंग्लैंड के राजा हैं चार्ल्स द्वितीय। उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई का द्वीप प्रदान कर देते हैं और इस तरह से 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप जो है 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं और 1687 में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन जाती है। अब ये कहानी जो है कि कैसे बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई, उसका मेन केंद्र बन गई, तो ये है कि पहले तो 1661 में विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। उसके बाद पुर्तगाली दहेज देते हैं बम्बई का द्वीप 68 में, और 68 में फिर ये क्या करता है, अपने दहेज की चीज़ को ये दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को और वहाँ से अब 1687 में फाइनली ये बम्बई जो है अब अंग्रेजों की सूरत की जगह मुख्य जगह बन जाती है। द्वीप भारत का और दहेज दे रहे हैं ये। अंग्रेजों ने 1630 के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में वृद्धि की है। 1633 में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित हरिहरपुर तथा बालासोर में व्यापारिक कोठियां कायम की। कब?
अब 1633 में ये उड़ीसा की तरफ मुड़ते हैं और उड़ीसा में हरिहरपुर जगह है और बालासोर, वहाँ पे अपनी कोठियाँ कायम करते हैं। 51 में इनकी जो कोठी है, एक कोठी हुगली में खोली गई। हुगली में बिजमैन, हुगली में जो कोठी खोली गई वो उसका हेड कौन था? तो बिजमैन था। ठीक है, आप देखते हैं इसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में भी कोठियाँ खोली गई। तो 51 वाला कोठी याद रखना है, हुगली बिजमैन। इस समय बंगाल में अंग्रेजी व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी रेशम, फुटकर बेचने के सूती कपड़े, सोडा और चीनी। किंतु कोठी में अनियमित व्यक्तिगत व्यापार के कारण कंपनी को शुरू में कुछ समय तक लाभ बहुत कम हुआ। 1658 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट ये सभी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है दोस्तों? मद्रास में है, आपको याद रखना है। 1669 में सर जॉर्ज ऑक्सडेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड अंगियार सूरत का प्रेसिडेंट बनता है और बंबई का गवर्नर बनता है। कौन बनता है? जेराल्ड अंगियार। उसने संचालन समिति को लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको आपको हाईलाइट करके बताती हूं। इसने लिखा, अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान प्रबंधन, व्यापार का प्रबंधन करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लाइन किसने बोली है? कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंधन करें। तो ये कहा है जेराल्ड अंगियार ने। किसने कहा है दोस्तों? जेराल्ड अंगियार ने। और ये कहाँ का प्रेसिडेंट था? सूरत का प्रेसिडेंट था और बंबई का गवर्नर बना। ठीक है, इसने कहा था। कुछ ही वर्षों में डायरेक्टरों ने कंपनी की नीति में इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया और दिसंबर 1687 में मद्रास के प्रधान को लिखा कि आप असैनिक और सैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए तथा उसकी प्राप्ति के लिए इतनी विशाल आय निकालिए और बनाए रखिए जो सदैव के लिए भारत में एक विशाल, सुगठित, सुरक्षित अंग्रेजी राज्य की नींव बन सके। ये कौन लिख रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख रहे हैं। जेराल्ड अंगियार के वो कथन के बाद उन्होंने ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिखा है। ठीक है, कि अब ऐसा व्यवस्था कीजिए कि हमेशा के लिए सुरक्षित हो सके। मुख्यतः सर जोशुआ चाइल्ड इस नवीन नीति के लिए उत्तरदायी था, यद्यपि यह उसके साथ शुरू नहीं हुई। अब इस नीति जो अंग्रेजों की जो व्यापार के साथ साथ तलवार की जो नीति है, व्यापार और तलवार की नीति है, उसके पीछे मेन रूप से जोशुआ चाइल्ड था। इसका औरंगजेब से भिड़ंत हुआ था 1687 में। तो यही मेन इसकी नीति का था। इसको लग रहा था कि अब अगर यहाँ पे रहना है तो आपको तलवार का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन ये बोला किसने है? तो जेराल्ड अंगियार ने बोला है। कोटेशन जो भी बोली गई हैं आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन उठा के डाल देता है कि ये किसने बोला है। यद्यपि अब देखते हैं कि इस नीति का अनुसरण कर दिसंबर 1688 में उसके भाई सर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तट पर मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला। अच्छा, जोशुआ चाइल्ड नहीं सर, सॉरी, यहाँ पे जॉन चाइल्ड। हाँ, जॉन चाइल्ड जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जोशुआ चाइल्ड कहीं नीति का ये करता है 1688-87 भी कहीं कहीं दिया रहता है दोस्तों। 1688 में सर जॉन चाइल्ड जो है बंबई में और पश्चिमी समुद्र तट में मुगल बादशाहों पर, बंदरगाहों पर घेरा डाल देता है। कई मुगल जहाजों को ये पकड़ लेता है और मक्का जाने वाले धर्म यात्रियों को भी बंदी बनाने के लिए अपने कप्तान को लाल सागर और फारस की खाड़ी भेजता है। लेकिन अब आता है औरंगजेब। जब औरंगजेब को ये पता चलती है, चूंकि आपको पता है कि 1707 तक तो औरंगजेब ही था, तो औरंगजेब की सेना उसे पराजित कर देती है और अंत में जॉन चाइल्ड को औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ती है। अंग्रेजों ने सभी पकड़े हुए जहाजों को लौटा दिया और हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपए देना भी स्वीकार किया। मतलब औरंगजेब जब तक था तब तक अंग्रेजों की शक्ति उतनी मजबूत नहीं हो पाई थी। तो माफी मांगने वाला कौन था? तो जॉन चाइल्ड था। और नीति कौन किसकी थी? उसके भाई की थी, जोशुआ चाइल्ड की। चलिए अब हम आते हैं बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास कैसे होता है। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों की व्यापारिक छूट 1651 में प्राप्त हुई। कब हुई? 1651 में। इसमें क्या हुई कि गैब्रियल बॉन्टन ने, जो कि बंगाल का सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त कर लिया था और इसके द्वारा 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। अब देखिए, यहाँ तो हम जानते हैं कि बंगाल व्यापार को शाह शुजा ने दे दिया था, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि शाह शुजा जो दिया था उसके पीछे कौन था। तो उसके पीछे था गैब्रियल बॉन्टन। गैब्रियल बॉन्टन। और ये गैब्रियल बॉन्टन कौन था?
एक अंग्रेज था जो चिकित्सक था, दरबारी चिकित्सक था, और उसने एक लाइसेंस प्राप्त कर लिया 3,000 रुपया वार्षिक के तौर पर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने अनुमति दे दी गई। 1656 में एक कंपनी दूसरा निशान मंजूर किया गया। 1656 में दूसरा निशान मंजूर किया जाता है, पहला 1651 में, दूसरा 1656 में, जिसके तहत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति की पुनः पुष्टि हो जाती है। लेकिन सुजा का उत्तराधिकारी आता है, इस निशान को अपने ऊपर लाजिमी नहीं मानता है। सुजा तो दे देता है उसके प्रभाव में गैब्रियल बॉन्टन के, लेकिन 51 और 56 में, लेकिन सुजा का जो उत्तराधिकारी आता है वो इस चीज को मानता ही नहीं है। उन्होंने इस बात की मांग की कि अंग्रेज अपने ऊपर बढ़ते हुए व्यापार के कारण दूसरे सौदागरों का सम्मान ही कर दे। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है आप व्यापार कीजिए, कम से कम हमारे सौदागरों का सम्मान तो कीजिए, या फिर दूसरे जो लोग आ रहे हैं। कंपनी ने शाइस्ता खां से 1672 में एक फरमान प्राप्त किया जिसमें उसने कर अदा करने से मुक्ति मिल गई। आप देखिए, बादशाह औरंगजेब 1680 में एक फरमान जारी किया जिसने यह आदेश दिया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग ना करे और उसके व्यापार में रुकावट न डाले। इसमें यह भी आदेश था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया भी लिया जाएगा। तो अंग्रेजों से जजिया भी लिया था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, 2% चुंगी और 1.5% जजिया लिया था औरंगजेब ने। कंपनी ने अंत में सख्ती के द्वारा अपनी रक्षा करने का निर्णय लिया। जब औरंगजेब ने उन पर जजिया लगा दिया, चुंगी लगा दिया, तो कंपनी ने कहा कि ठीक है अब हम शक्ति से ही अपनी रक्षा करेंगे, जैसा कि उसने पहले कहा है जरा लंगियार ने। अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। कब लूटा हुगली को? वेरी इंपॉर्टेंट, 1686 में लूटा अंग्रेजों ने किसको? हुगली को लूट लिया। ठीक है, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर वह हुगली से भाग खड़े हुए। औरंगजेब को जब खबर मिली कि उन्होंने 1686 में हुगली को लूट लिया है, तो औरंगजेब ने इनका बहुत बुरा हाल किया। इसे छोड़ वे नदी के बहाव की ओर चलकर नदी के मुहाने पर स्थित ज्वारगस द्वीप में इतना बुरी तरीके से इनको पराजित किया कि उनको भागकर फुलटा, एक ये जो द्वीप का नाम है वो फुलटा द्वीप है, वहां पे इनको शरण लेनी पड़ी। यहाँ से जॉब चरनाक ने समझौते की बात शुरू। अब जॉब चरनाक को लगा कि ठीक है मामला बिगड़ गया है, तो अब इसने बातचीत शुरू की। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 1687 में शरद ऋतु में सूता नामी लौट आने की आज्ञा मिल गई। अब इसके बाद 1686 में भगाए गए थे, 1687 में अंग्रेजों को लौटने की आज्ञा मिलती है। सूतानदी जो बंगाल में है ना, बंगाल का जो एरिया है, सूतानदी, गोविंदपुर, कालीकटी, तीनों को मिलाकर बंगाल बना है, वहां पे लौट आने की आज्ञा मिली। अब जब जॉर्ज चरनाक आता है तो उसने 1690 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ी। भावी राजधानी कहाँ बनी थी ब्रिटिश सरकार की? कोलकाता। और कोलकाता किन जगहों से बना था? गोविंदपुर, सूतानदी और कालीकट। ठीक है, तो इसकी जो इसका ये फाउंडेशन किसने किया था, जिसने आधारशिला रखी थी? जॉब चरनाक ने। अब देखिए, फरवरी 1691 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां, कौन थे? शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खां ने एक फरमान जारी किया जिसके अनुसार अंग्रेजों को 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले चुंगी कर की अदायगी से मुक्ति मिल गई। बर्धमान जिले में एक जमींदार थे शोभा सिंह, उसने विद्रोह कर दिया। उसके विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। शोभा सिंह विद्रोह कहाँ हुआ था? बर्धमान जिले में। आप देखते हैं, बंगाल में सूबेदार थे अजीमुशान ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपए देने पड़े। किसने? बंगाल का सूबेदार अजीमुशान ने तीनों ये दिया अंग्रेजों को 1698 में। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उस उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया और अभी इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया। दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी गवर्नमेंट ने इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया है, इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया है। ठीक है, फोर्ट विलियम। सर चार्ल्स आयर का इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। फोर्ट विलियम जो बना उसका सर चार्ल्स आयर जो है उसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। सन 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। किसको? सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर को। ठीक है, अब इसके बाद 1774 से 1911 तक ये ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। कोलकाता, अब ये पूछने वाली बात है, कभी पूछ देगा कि कोलकाता जो है भारत की राजधानी कब से कब तक रही थी? तो 1774 से लेकर 1911 में जब हार्डिंग राजधानी को दिल्ली ले जाता है तब तक ये राजधानी बनी रही। अब एक आता है दोस्तों नॉरिश मिशन, आपने इसके बारे में कम ही पढ़ा होगा। नॉरिश मिशन कब आता है? 1698 में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको।
1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी कायम की जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई, जो हमने पढ़ी है पहले। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा, परंतु इसका कोई फल न निकला और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से कुछ दबाव पड़ने पर दोनों कंपनियों ने 1702 में संयुक्त होने का निश्चय लिया, जो 1708 और 9 में गोल्डोफिन के अर्ल के फैसले के अनुसार परिणत हुआ। आपको पता है कि गोल्डोफिन जो थे उन्होंने इन कंपनियों को संयुक्त कराया था, लेकिन विलियम नॉरिस नामक एक मिशन भी आया था जो औरंगजेब के दरबार में आया था। ठीक है, तो औरंगजेब के दरबार में आया था विलियम नॉरिस का मिशन, तो 1698 में आया था। अब जॉन सरमन मिशन, इसके बारे में भी बहुत कम जानकारी है लोगों के बारे में। तो जॉन सरमन मिशन क्या, 1715। कैप्टन हॉकिंस जो आया था ना, उसको जो मिला था फरमान, तो उसके पीछे यही था जॉन सरमन। ये 1700 ये कैप्टन हॉकिंस नहीं दोस्तों, सॉरी, फरूख शेर के समय जो गोल्डन फरमान मिला था ना अंग्रेजों को, जिससे उनकी किस्मत चमक गई, तो वो मिला था जॉन सरमन के कारण ही मिला था। आगे हम लोग देखते हैं। कंपनी 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा और इस प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेषाधिकारों के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का ढालने और कलकत्ता के नजदीक 38 गांवों को खरीदने की आज्ञा की याचना की। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियम दुभाषीय थे। हैमिल्टन ने बादशाह फरूख शेर की एक दर्दनाक बीमारी को छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। फलतः फरूख शेर अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया और 1717 में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके तहत कंपनी को विशेषाधिकार प्राप्त हुए। आपको पता चल गया ना, जॉन सरमन आयोग कब आया, 15 में आया। उसी के साथ 2 लोग आए थे। कौन कौन आए थे? वो आए थे एक हैमिल्टन, और हैमिल्टन एक सर्जन थे, और दूसरा आया था ख्वाजा सेहूद, जो कि एक आर्मीनियम दुभाषिया था, ख्वाजा सेहूद। इन दोनों ने, हैमिल्टन ने फरूख शेर की बीमारी खत्म कर दी, और फरूख शेर तो राजा था भाई, तो उसने क्या कर दिया, एक फरमान ही जारी कर दिया। और आपको पता है कि फरूख शेर तो कोई अच्छा शासक था नहीं। अब इसने क्या क्या विशेषाधिकार दे दिया कंपनी को, गोल्डन फरमान, शाही फरमान जारी किया इसको। 3000 रुपये अगर आप वार्षिक कर दे देते हैं तो कंपनी बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। ठीक है, 3000 रुपया के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। अगर 10,000 वार्षिक आप दे देते हैं तो उसके बदले कंपनी को सूरत में भी सभी करों से मुक्ति मिल गई। वाह। और बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा मिल गई। मतलब इतने बड़ी बात, कहाँ वो सिक्का ढालने की अनुमति मांगने आए गए थे और कहाँ इनको अब पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। 3 चीजें, 3000 पर बंगाल, 10,000 वार्षिक कर पर सूरत, और बंबई के ढाले सिक्के सारे मुगल साम्राज्य में चलेंगे। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म एक है, उसने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। कंपनी का मैग्ना कार्टा, आपको पता है कि ये यहाँ से ही कंपनी की वास्तविक उन्नति शुरू होती है। 1717 में शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी महान अधिकार पत्र किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ऑर्म ने कहा है। किसने कहा है? ऑर्म ने कहा है। ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको इसलिए इसको ध्यान देना है। बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली जाफर खान ने अंग्रेजों को 38 गांवों को दिए जाने का विरोध किया था। देखिए उस समय मुर्शिद कुली खान जो था वो बहुत ही ज्यादा तेज आदमी था, बहुत ही सक्षम शासक था। उसने चूंकि वो भांप लिया था और उसने ही कहा था कि अब 38 गांव जो आप यहाँ पे दे रहे हैं इसका विरोध किया था। 1717 के फरमान से अंग्रेजों को जो अधिकार प्राप्त हुए उससे उनको बहुत लाभ हुआ, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसी से उन्होंने बंगाल को कब्जा किया, और बंगाल उस समय भारत का सबसे ज्यादा उन्नतिशील राज्य था, और इस प्रकार अंग्रेज की स्थिति सुदृढ़ करने में 1717 के गोल्डन फरमान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब हम आते हैं डेन। अंग्रेज के बाद आते हैं डेन। 1616 तंजौर किले में ट्रांकेबाड़ में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इंपॉर्टेंट है ये सबसे, डेन से 2-4 ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आपको इसलिए याद करना है। पहली फैक्ट्री इनकी ट्रांकेबाड़ में कब? 1620 में। 1616 में आते हैं, 1620 में ट्रांकेबाड़ में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इसके बाद बंगाल में सीरमपुर, पूछ देता है कि डच फैक्ट्री डेन फैक्ट्री कहाँ है, तो सीरमपुर में दूसरी, 76 में। 1620 में पहली, और उसके बाद बहुत ही लंबे समय के बाद ये बंगाल के सीरमपुर में 1676 में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन यहाँ पे टिकते नहीं है। 1745 आते आते अपनी सभी फैक्ट्री एक ब्रिटिश कंपनी को बेच देते हैं और भारत से ये चले जाते हैं। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो डेन के स्वीडन और डेन उसी को कहते हैं दोस्तों। तो अभी जो आपको डेन ये स्वीडन दिख रहा है तो वो सब आपको डेन लोग ही थे।
इसकी स्थापना 1731 में होती है एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, परंतु उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ कायम किया। मतलब डेन लोगों ने जो उसके बाद जो 1731 में उनकी एक नई कंपनी बनी तो अपना चीन के तरफ उन्होंने ध्यान दिया, इधर ध्यान नहीं दिया। अब आते हैं हमारे फ्रांसीसी। कौन आते हैं दोस्तों? फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय प्रसिद्ध मंत्री था कोलबर्ट। याद रखना है, लुई 14वां, ठीक है। और मंत्री कौन था उसका? कोलबर्ट था। इसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी एंड द इंड ओरिएंटल की स्थापना होती है। किसकी होती है? कंपनी एंड द इंड ओरिएंटल की स्थापना होती है 64 में। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण सरकार के द्वारा हुआ था और इसका सारा खर्च भी सरकार ही वहन करती थी, ठीक है। फ्रांसीसी पहले कहाँ पहुंचे? मेडागास्कर, और वहां पर उपनिवेश स्थापित करने में जब यह असफल रहे तो उनका दूसरा दल 67 में आता है। और कहाँ आता है? तो फ्रैंक कैरो इसका नेता था, और ये आता है ये क्या कहते हैं 1668 में सूरत में अपना पहला कोठी स्थापित करता है। फ्रैंक कैरो के साथ साथ इस्फहान का निवासी मरकारा भी था। फ्रैंक कैरो और मरकारा आते हैं और फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंक कैरो के द्वारा ही 1668 में सूरत में स्थापित होती है। मरकारा जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त कर लिया और 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में सफल हुआ, ठीक है दोस्तों। तो मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में सफल हुए थे ये फ्रांसीसी। तो उसके पीछे किसका हाथ था? मरकारा का था। अब देखते हैं 1672 में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सैंथोमी को ले लिया, लेकिन अगले साल उनका जल सेनापति दी ला हे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ और डचों को सैंथोमी देने के लिए बाध्य हुआ। इसी बीच 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पीने, यह एक गैर पेशेवर फौजी सिपाही था जो एडमिरल दी ला हे के साथ आया था, ने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा गांव प्राप्त करके एक बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी नाम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस की बात हो और पांडिचेरी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये किसने स्थापित किया? फ्रैंको मार्टिन ने किया। और एक वेलांग द लेस्पीने, फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पीने ने एक कहाँ से? वालीकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से इन्होंने लिया था और एक छोटी सी बस्ती ली थी और पांडिचेरी के नाम से इसको बसाया था। यह पूरी तरीके से किलाबंद थी। 1674 में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख बना। 73 में कंपनी बनी, यहाँ पे पांडिचेरी की स्थापना हुई। 74 में फ्रैंको मार्टिन इसका हेड बना। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 में इनसे छीन लिया, इसको फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले ली। 1697 में रीजविक की संधि होती। वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। रीजविक की संधि होती कब है? तो 1697 में होती है। कब होती है? 1697 में होती है रीजविक की संधि, और इसके द्वारा फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के द्वारा यानी डचों के द्वारा जो है वो आपको पांडिचेरी लौटा दी जाती है, ठीक है। 1707 तक मार्टिन यहाँ का गवर्नर रहता है और इस समय पांडिचेरी की जनसंख्या 40,000 थी, जबकि कोलकाता की 22,000। जब मतलब ये बहुत ही एक अचंभा वाला बात है कि पांडिचेरी इतनी छोटी जगह थी तब उसकी जनसंख्या 40,000 पहुंच गई थी, और कलकत्ता की जबकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ 22,000 थी 1706 तक। बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां। 1774 में फ्रांसीसियों को एक जगह दी इसने, और जहां 1690 से 92 तक उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनाई, ठीक है। 1674 में शाइस्ता खां फ्रांसीसियों को एक जगह देता है और इसके बाद 1690 से 92 में फ्रांसीसियों की प्रसिद्ध कोठी चंद्रनगर की कोठी स्थापित होती है। जून 1720 में फ्रांसीसी कंपनी का इंडीज की चिर अस्थायी कंपनी के रूप में निर्माण होता है। तब 1720 से 42 तक लीनो और ड्यूमा के बुद्धिमत्तापूर्ण शासन से समृद्धि इनके पास लौट आई। अब देखते हैं, फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मलाबार और तट पर माही और 1739 में कारीकल पर कब्जा कर लिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कारीकल वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मलाबार वाला इंपॉर्टेंट है। 1725 में मलाबार और 1739 में कारीकल को जीत लिया। पांडिचेरी को 1701 के पूर्व ही फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया था, और फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई, ठीक है।
अब दोस्तों बात करते हैं अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक का युद्ध। देखिए क्या होता है कि व्यापार से जब तो आरंभ हो गया अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी, लेकिन भारत में राजनीतिक रूप से वो लोग उलझ गए। 20 वर्षों तक इनका संघर्ष चला है और फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से टूट के यहाँ से निकल गई और इस संघर्ष में सदा के लिए निर्णय कर दिया कि अंग्रेज ही अब भारत के स्वामी होंगे, फ्रांसीसी नहीं। एक फ्रांसीसी ही थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा मुख्य प्रतिनिधि थे अंग्रेजों के लिए पुर्तगालियों के बाद, लेकिन उनको जब इन्होंने हरा दिया तो हो गया कि अब तो अंग्रेज ही रहेंगे यहाँ पे। और इसमें कर्नाटक के युद्ध ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। अब देखते हैं दोस्तों कि घटनाक्रम क्या हुआ जो कर्नाटक के युद्ध में। देखिए क्या होता है कि हैदराबाद में उस समय निजामुल मुल्क आसफ जहां एक आधा स्वतंत्र शासक था, पूरा स्वतंत्र नहीं था। कौन था? निजामुल मुल्क। हैदराबाद की बात हो रही है दोस्तों। कोरोमंडल तट और उसके पीछे की भूमि जिसे कर्नाटक कहा जाता था, मुगल दक्कन का एक सूबा था। यह निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। जिस प्रकार निजाम व्यवहारिक रूप से दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे इस क्षेत्र का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं कर्नाटक का नवाब था सादत उल्ला खां। अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही उत्तराधिकारी घोषित करके अपने ओहदे को वंशानुगत बना दिया। देखिए वो हैदराबाद में निजाम चल रहा था और उनका झगड़ा किससे चल रहा था? वहीं पे जो कर्नाटक का नायब सूबेदार होता था उससे। तो कर्नाटक का नवाब कौन था? सादत उल्ला खां, और उसने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही उत्तराधिकारी घोषित करके अपने ओहदे को वंशानुगत बना दिया। अब झगड़ा यहीं से शुरू होता है। 1741 आता है और मराठा जो है कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं और यहाँ के शासक दोस्त अली को मार डालते हैं और उनके दामाद चंदा साहब को बंदी बना लेते हैं। किसके दामाद रहते हैं ये रहते हैं सादत उल्ला खां के। ठीक है, अब देखिए किसी भी शासक के अभाव में निजाम आसफ जहां ने, देखिए अब क्या होता है कि किसी भी शासक के अभाव में निजाम आसफ जहां ने अपने निकट संबंधी अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब घोषित कर देते हैं। अभी हैदराबाद में बैठे हैं, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन को घोषित कर देते हैं क्योंकि वहां पे चंदा साहब बंदी बन गए थे और दोस्त अली मर गया था। अब आता है 1741। कर्नाटक पर मराठा आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति थी, फिर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी शांतिपूर्वक व्यापार करने में संलग्न रहे। यही नहीं, 1740 में मेरिया थेरेसा के उत्तराधिकार को लेकर ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों प्रतिद्वंद्वियों के भाग लेने के कारण और अमेरिकी उपनिवेश के झगड़े को लेकर यूरोप और में अंग्रेज और फ्रांसीसियों से युद्ध चल रहा था। फिर भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी द्वारा ऐसी किसी तटस्थता के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। देखिए अब एक आता है ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो उसमें क्यों चल रहा था? तो किसके कारण चल रहा था? मेरिया थेरेसा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरिया थेरेसा कभी पूछ देगा दोस्तों तो ये हो जाएगा। मेरिया थेरेसा जो थी उनको लेकर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, इस कारण झगड़ा हो गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में। लेकिन यहाँ पे डुप्ले बहुत ही समझदार था और उसने इस चीज को अपने भारत में आंच नहीं आने दी थी। अब आता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1746 से 48 तक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का विस्तार मात्र था, वहां पे लड़ रहे हैं तो यहाँ भी लड़ेंगे। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 में युद्ध प्रारंभ किया। ऐसा नहीं कि दोनों के सरकारों ने इसको कहा था, नहीं, इन्होंने खुद से ही ये चीजें शुरू कर दी युद्ध की पहल। लेकिन पहल अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि फ्रांसीसी तो उनसे शांतिपूर्वक ही रहना चाहते थे, लेकिन पहल अंग्रेजों ने की थी। अब देखिए एक बर्नेट है, बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना के कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए। यही तत्कालिक कारण बना। जब बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना के कुछ फ्रांसीसी जलपोत इन्होंने पकड़ लिए तो डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से अपने जहाजों की सुरक्षा की प्रार्थना की, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की किसी बात पर गौर नहीं किया। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुडोने से सहायता मांगी। ला बुडोने अपने 3000 सैनिकों के बेड़े के साथ कोरोमंडल तट पर पहुंच गया और मद्रास पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने भूमि और समुद्र दोनों में घेरा डाल दिया। अब देखिए क्या होता है, बर्नेट के नेतृत्व में जब फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए जाते हैं तो डुप्ले कहता है कर्नाटक के नवाब, जो उस समय कौन था, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, जो आसफ जहां निजाम के द्वारा नियुक्त किया गया था, तो उनसे कहा कि हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन उसने नवाब था, उसे किसी बात को अंग्रेजों ने सुना ही नहीं। अब इसके बाद डुप्ले ने अपने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुडोने से सहायता मांगी और वो 3000 के साथ पहुंच गया कोरोमंडल और मद्रास पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से फ्रांसीसियों ने भूमि और समुद्र दोनों पर घेरा डाल दिया। अब देखते हैं ला बुडोने जो था उसका विचार ये था कि अंग्रेजों से फिरौती लें। उसने 40,000 पाउंड लेकर मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया, लेकिन डुप्ले इससे नहीं माना। डुप्ले ने नगर को पुनः जीत लिया।
फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास को घेर लिए जाने के बाद अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। अब आए नवाब के संरक्षण में अंग्रेज। नवाब ने फ्रांसीसियों को मद्रास का घेरा उठा लेने को कहा, लेकिन डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए कहा कि वह मद्रास से अंग्रेजों को हटाकर नवाब को सौंप देगा। अब डुप्ले यहाँ पे जो है कूटनीति कर रहा है, वो कह रहा है कि आप चुप हो जाइए, हम जो है ये जब जीत लेंगे, हम जो यहाँ से मद्रास को जीत लेंगे तो आपको सौंप देंगे, अंग्रेजों से छीन के आपको सौंप देंगे। अब नवाब को लालच आ गया। अब नवाब को डुप्ले कथन में शंका दिखाई दी, जिसके कारण अवश्याम्भी हो गया युद्ध। लेकिन नवाब यहाँ पे क्या लगता है, उसको लगता है कि डुप्ले जो है वो ऐसा करेगा नहीं, इसीलिए अब यहाँ पे युद्ध जो है वो अवश्याम्भी हो गया, मतलब तय हो गया। अब देखते हैं सेंट थोमे का युद्ध। ये सब कर्नाटक युद्ध का पार्ट ही है। सेंट थोमे का युद्ध 1748 में होता है। कर्नाटक के युद्ध में सबसे प्रमुख युद्ध है, सबसे प्रमुख युद्ध है सेंट थोमे का युद्ध, 1748 में हुआ है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। ठीक है, किसके बीच? फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। ठीक है, अब देखते हैं हम। कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिक थे, महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की 10,000 की भारतीय सेना को पराजित कर दिया। देख रहे हैं। अब इस युद्ध से स्पष्ट हो गया कि घुड़सवार सेना की अपेक्षा तोपखाना ही श्रेष्ठ है तथा एक छोटी अनुशासित फौज मध्यकालीन बड़ी फौज पर भारी पड़ती है। अब इस युद्ध का महत्व इस बात से भी है कि इसे नौसैनिक शक्ति की महत्ता स्थापित की, यूरोपीय अनुशासित सेना की उत्कृष्टता सामने आई और भारतीय राजनीति का खोखलापन भी स्पष्ट हो गया। मतलब 10,000 हार गए आप, और वो 230, मतलब 1,000 और 700 धरिए, यहाँ पे 1,000 से भी कम सैनिक लेके वो जीत गया। अब आता है यूरोप में आता है एला शापेल की संधि। वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एला शापेल की संधि 1748 में होती है। इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है। अब जब वो समाप्त तो इधर भी समाप्त, इस कारण कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को मिल जाता है वापस, और अमेरिका में लुईबर्ग फ्रांसीसियों को मिल जाता है। इधर ये मद्रास देते हैं उनको, तो अमेरिका का लुईबर्ग फ्रांसीसी को वापस मिल जाता है। इस तरह से युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर ही रहे, किसी को कोई हानि और किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। अब आता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, 1749 से 1754 में आता है। ठीक है, 1754। अब देखिए, अब जो निजामुल था आसफ जहां, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है 1748 में, जो हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, अब वो मर जाता है 48 में। अब उसके लिए वहां पे उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और उसी समय जो कर्नाटक में जो चंदा साहब थे, कर्नाटक के जो नवाब थे चंदा साहब, वो रिहा हो जाते हैं मराठों द्वारा। अब निजाम का पुत्र है नासिर जंग, और उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु उसका भाजा था मुजफ्फर जंग। अब चुनौती दे दी। अब देखिए, एक तो अब हैदराबाद में चल रहा है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है, जबकि इधर कर्नाटक में भी चल रहा है। अब नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहब, जो कि मराठों के द्वारा पकड़ लिए गए थे, अब वो जब रिहा होके आए तो कर्नाटक में चलने लगा किसके बीच में, अनवरुद्दीन और बहनोई चंदा साहब के बीच में, और उधर चल रहा था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। अब डुप्ले जो है इस अनिश्चित अवस्था से राजनीतिक लाभ उठाने की सोची, और उसने मुजफ्फर जंग, चूंकि उसको पता, उसको निजाम से तो उसको दुश्मनी पहले से थी, क्योंकि निजाम अंग्रेजों की सहायता कर रहा था, तो निजाम का जो असफ जहां का पुत्र था नासिर जंग, उसको लेकर नहीं, बस कि उनके भतीजे मुजफ्फर जंग को समर्थन देना शुरू किया। किसने? डुप्ले ने। और चंदा साहब, अब चूंकि यहाँ पर जो अनवरुद्दीन था उससे तो डुप्ले की बात बनी नहीं थी, तो इसीलिए अब उसने क्या किया, विरोधी पक्ष को, अंग्रेजों के विरोधी पक्ष को अपने सपोर्ट करना शुरू किया। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए अपनी सेना से सहायता देने का वचन दे दिया। किसने? डुप्ले ने। अब होता है अंबुर का युद्ध, अंबर का युद्ध भी कहते हैं, 1749। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सेंट थोमे 1748 और अंबर का युद्ध 1749 याद रखना है। अब क्या होता है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना, तीनों की संयुक्त सेना आती है, और 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर, तीनों मिल जाते हैं और कर्नाटक में आकर अनवरुद्दीन को पराजित कर देते हैं, मार डालते हैं। अनवरुद्दीन का पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद अली भागकर तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में शरण लेता है। कर्नाटक के शेष भाग पर चंदा साहब का अधिकार हो जाता है। ठीक है, और आरकाट को अपनी राजधानी बनाकर चंदा साहब शासन करने लगते हैं। और मामला तो सुलझ गया यहाँ वाला, कर्नाटक वाला। अब चलते हैं वहाँ पे हैदराबाद में। चंदा साहब ने फ्रांसीसी को पांडिचेरी के पास 80 गांव, अब लेकिन देखिए पहले तो जिताए जब हैं
तो कुछ तो मिलेगा ना फ्रांसीसियों को। तो फ्रांसीसियों को 80 गांव दे दिया पांडिचेरी के पास, किसने? चंदा साहब ने। और डुप्ले ने चंदा साहब को तिरुचिनापल्ली में घेरा डालने के लिए कहा, जहां पे छिपा हुआ था कौन? अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली। इसी बीच अब क्या हो रहा है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बढ़ती शक्ति को देखकर निजाम पद पर नासिर जंग का पक्ष लिया। अब यहाँ पे हो गया दो पक्ष। अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा आप लीजिएगा मुजफ्फर जंग, तो ठीक है हम लेंगे नासिर जंग। अब उन्होंने नासिर जंग का पक्ष लेना शुरू किया। हैदराबाद की कहानी शुरू होती है। अब नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से दिसंबर 1750 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। जिंजी नदी के तट पर इसने चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय क्या होता है कि नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और नासिर जंग को मार दिया गया। अब डुप्ले तुरंत मुजफ्फर जंग को निजाम बना देता है और बदले में उसने फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपए तथा सैनिकों को 5 लाख रुपए दिए। डुप्ले को 20 लाख दिए और 1 लाख वार्षिक जागीर मिली। अब देखिए डुप्ले बहुत ही ज़्यादा कूटनीतिक व्यक्ति था। चूंकि नासिर जंग जीत तो गया 1750 में अंग्रेजों की सहायता से, ये मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना पराजित तो हो गई, लेकिन उसी समय क्या होता है कि दुर्भाग्य से नासिर जंग मारा जाता है और इसका फायदा उठाता है डुप्ले, और उसके बाद हैदराबाद का निजाम बना देता है मुजफ्फर जंग को, और इसको मिलता है 50 लाख रुपया फ्रांसीसी कंपनी को, 5 लाख सैनिकों को, डुप्ले को 20 लाख और 1 लाख वार्षिक जागीर मिलती है। एक फ्रांसीसी अधिकारी होता है बूसी, अपने संरक्षता में मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी से ले गया, पर रास्ते में कुछ पठानों ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि मुजफ्फर जंग बन तो गया, लेकिन जिंदा वो भी नहीं रहा। बुस्सी उसको ले तो जाता है संरक्षण में, लेकिन उसकी हत्या कर देते हैं कुछ पठानों ने। बुस्सी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए निजाम के दूसरे बेटे सलावत जंग को निजाम बना दिया। अब नासिर जंग तो बना नहीं, नासिर जंग मर गया, भतीजा मुजफ्फर जंग भी मर गया। अब बुस्सी यहाँ पे परिचय देता है अपने सद्बुद्धि का, और उसके बाद उसने सलावत जंग जो कि आसफ जहां का दूसरा बेटा था उसको यहाँ पे निजाम घोषित कर देता है। अंग्रेजों के लिए यह मुश्किल था कि तिरुचिनापल्ली से मोहम्मद अली को कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि चंदा साहब की फौज का घेरा पड़ा हुआ था। और इसी समय अंग्रेज क्लाइव ने यह सुझाव दिया कि यदि अर्काट पर घेरा डाल दिया जाए तो चंदा साहब तिरुचिनापल्ली से हट जाएगा, और हुआ भी यही। क्लाइव आता है जो कि अब डुप्ले से भी कूटनीतिक है। अब यहीं से क्लाइव का अब क्लाइव ने इतना अच्छा सुझाव दिया तो इसीलिए अब अंग्रेजी कंपनी में उसके उन्नति का सिलसिला शुरू होता है क्लाइव यहीं से। 1752 में मराठा सरदार मुरारी राव के सहयोग से अर्काट पर आक्रमण कर दिया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। इसी बीच मेजर लॉरेंस ने चंदा साहब से तिरुचिनापल्ली से घेरा उठाने को कहा। चंदा साहब तिरुचिनापल्ली से भाग गया, लेकिन उसने तंजौर के राजा ने मार डाला। इस प्रकार मोहम्मद अली हार के क्या हो जाता है? कर्नाटक का नवाब बन जाता है। कर्नाटक का नवाब कौन बन जाता है? मोहम्मद अली, जो अनवरुद्दीन का पुत्र था। इसी बीच डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार, अब यहीं पे दिक्कत होती है, एक डुप्ले चला जाता है वापस और यहीं से फ्रांसीसी शक्ति का पराभव होने लगता है। 54 में वापस बुला लेती है सरकार और गोडेहू को उसके जगह पे पांडिचेरी के गवर्नर बना के भेजती है। अब गोडेहू आता है और ये अंग्रेजों से संधि कर लेता है, पांडिचेरी की संधि। कब? 1754 में। और यहीं आपका कर्नाटक का दूसरा युद्ध खत्म हो जाता है। किस संधि के साथ? पांडिचेरी की संधि के साथ। ठीक है, आप पांडिचेरी की संधि जो 55 में हुई है उसको क्या हुई है देखते हैं। गोडेहू करता है, इस संधि में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दी गई उपाधियों को त्याग दिया तथा भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया कि अब ये लोग अपने में लड़ रहे हैं तो हम लोग उसके बीच में नहीं पड़ेंगे। इन्होंने ऐसा कहा। दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए और इस संधि में यह व्यवस्था थी कि बुस्सी हैदराबाद में ही रहेगा। कहाँ रहेगा? हैदराबाद में। इस संधि के समय डुप्ले ने लिखा कि गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि डुप्ले बहुत ही तेज आदमी था। वो जानता था कि ये जो बुस्सी हैदराबाद में रहेगा, वहां शासन करेगा, तो अंग्रेज कभी उनको अपने संरक्षण से आजाद नहीं होने देंगे। तो डुप्ले लिखता है कि गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये याद रखना है। इस प्रकार जो है कर्नाटक का यह दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, परंतु स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हुई। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना के प्रत्याशी ही मोहम्मद अली ही कर्नाटक का नवाब बनाना, तो भले ही निकला तो नहीं, लेकिन एक तरह से डुप्ले वापस चला गया, गोडेहू यहाँ पे बन के आ गया। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो एक ना एक तरीके से देखिए तो अंग्रेजों की ही जो है वो साबित हुई।
सेना की अब इस तरह से देखिए तो हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसियों की अव्यवस्था सुदृढ़ रही और उसने सूबेदार सलावत जंग से उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफानगर, लाहौर, राजमुंद्री और चिरकोल प्राप्त किए। वहां का सूबेदार कौन था? हैदराबाद का सलावत जंग। सलावत जंग आपको पता है कि हैदराबाद का जो निजाम था, क्योंकि इसको फ्रांसीसियों ने ही बनाया था, तो उसने इनको 4 जिले दे दिए। अब देखते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध हो जाता है और 56 से 63 तक। पांडिचेरी की संधि अस्थायी थी क्योंकि इसका अनुसमर्थन दोनों देश की सरकारों द्वारा किया जाना था, लेकिन इसी बीच 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध कब शुरू हुआ? 1756 में। इसने पुनः अंग्रेजों और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में आ गए और 1757 में एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दक्षिण में फ्रांसीसियों ने त्रिचिनापल्ली को लेने का असफल प्रयत्न किया, किंतु कर्नाटक में अधिकांश भागों पर उनका अधिकार हो गया। 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, काशिम बाजार और पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। युद्ध का वास्तविक आरंभ 1758 में हुआ, जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली, बहुत ही ये निर्णय साबित हुआ, काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों के सैनिक और असैनिक अधिकारों से युक्त अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। इसके पश्चात मद्रास को घेर लिया, लेकिन अंग्रेजी नौसेना के आने के कारण उसे घेरा उठाना पड़ा। अब देखते हैं बांडीवास का युद्ध और फ्रांसीसी का सफाया। बांडीवास का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 22 जनवरी 1760। 22 जनवरी 1760 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक लड़ाई बांडीवास में हुई और आयरकुट के नेतृत्व में, वेरी इंपॉर्टेंट, आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए मार्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोटेशन दोस्तों एकदम से याद रखना है। मार्शन लिखता है, बांडीवास के युद्ध ने उस महान भवन का जिसे ड्यूमा और डुप्ले ने निर्मित किया था ध्वस्त कर दिया। यानी कि बांडीवास का युद्ध ऐसा हुआ जिसको डुप्ले और ड्यूमा ने अपने जो खून पसीने से निर्मित किया था भारत में, उस किले को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद फ्रांसीसी को समेटना पड़ा अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लिया और अगले 1 वर्ष के भीतर फ्रांसीसी भारत में अपने अधीन सारे भूभाग खो बैठे। युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ। पेरिस की संधि 1763। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर होते ही 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के द्वारा ही फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए गए। लेकिन अब उनकी ना तो किलेबंदी की जा सकती थी और ना ही वहां सैनिक डेरे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ उनको व्यापार करना था। अब अंग्रेज ही तय करते थे फ्रांसीसी क्या करेंगे। यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक साबित हुआ। युद्ध में पराजय के फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के सारे अवसर नष्ट हो गए। अब वे मात्र एक व्यापारी बन के रह गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आगे जो है वो हम प्रश्नोत्तर की श्रृंखला करेंगे। प्रश्नोत्तर में आपको सारे प्रश्नों को कराया जाएगा एक एक करके। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी 2 महीने के अंदर करना है बीपीएससी पीटी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन, आप मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं बीपीएससी बेस्ड पीटी के साथ। तो थैंक यू। जय सीताराम, जय बिहार।